उन्होंने उन सभी को सील कर दिया और उन्होंने बाहर सिर्फ और सिर्फ एक ही मैजिक बुक को छोड़ा जिसका नाम था सिक्स सेंस, एक ऐसी टेक्निक जिसका यूज करते हुए तुम ओरा के साथ ही सभी चीजों को सेंस कर सकते हो। फिलहाल मैं इस टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ अपने फिंगर के अंदर ही यूज कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए इनफ होना चाहिए क्योंकि मैं जिस प्लेस पर खड़ा हूँ ये उतना भी खतरनाक नहीं। इसके अलावा अब मुझे और ज्यादा इरोजन को कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने चारों तरफ देखते हुए सोचता है तो इरोजन की डेंसिटी कमजोर हो गई और मैं यहाँ पर अपने सिक्स सेंस का यूज करते हुए इन सभी चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स ये बस एक टेम्परेरी मेथड है क्योंकि वॉइड इरोजन की एनर्जी को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करना ये बिल्कुल भी आसान नहीं। अगर मैं इसे अच्छे से अब्सॉर्ब करना चाहता हूँ तो फिर मुझे इसके लिए बियांका के सोनोडोल कर्ज की जरूरत पड़ेगी। हालांकि फिलहाल मैं इसी बात से खुश हूँ कि मैंने वॉइड इरोजन की एनर्जी को अपने अंदर दबा लिया, मतलब उस पर काबू पा लिया। इस बार मैंने एक और कदम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ाया है। ये सब बातें सोचने के साथ ही उसे यहाँ पर एक अजीब एनर्जी फील होती है जिसे फील करने के साथ ही वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। वो अपने पीछे घूमते हुए सोचता है नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर ये है क्या। हमें उसके सामने एक टेंटिकल टाइप का दिखने वाला मॉन्स्टर दिखाया जाता है और उसके सबसे लास्ट में एक ह्यूमन फेस भी लगा हुआ था। हालांकि उसकी आंखें बंद थी लेकिन वो अचानक ही अपनी आंख खोलता है और फिर इसके अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी के ऊपर उसी तरह के ह्यूमन फेस बाहर निकलने लगते हैं। ये मॉन्स्टर दिखने में बहुत ही ज्यादा घिनौना और बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये मॉन्स्टर जोर से रोर करता है और अपने सामने इतने पावरफुल मॉन्स्टर को देखने के बाद बेरोकिन की भी फट गई थी। वहीं साइड में अगर हम क्रॉस की बात करें तो वो भी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं बल्कि इसका नाम है 1000 फेस डीमन 3rd स्टार का। इस मॉन्स्टर को देखने के साथ ही जो बेरोकिन है वो तुरंत अपनी शॉट को बाहर निकालता है और अपनी पूरी टीम से बोलता है सभी लोग तैयार हो जाओ इसके ऊपर अटैक करने के लिए। हम देखते हैं उसके शॉट से पहले नॉर्मल ओरा बाहर निकल रहा था लेकिन इसके अगले ही पल धीरे धीरे करके उसका ओरा चेंज होने लगता है और बस थोड़ी देर के अंदर उसकी शॉट और उसकी पूरी बॉडी फ्लेम एनर्जी के अंदर कवर हो जाती है। यह है बेरोकिन का एक स्किल जिसका नाम है इग्निस। यहाँ पर जितने भी नाइट खड़े थे वो सभी लोग बेरोकिन के इस स्किल को देखते हुए बोलते हैं ये है लॉर्ड बेरोकिन का सबसे पावरफुल स्किल इग्निस। मैं इसे चाहे जितनी बार देखूं ये हमेशा मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। एक और नाइट बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये सिर्फ दिखावटी नहीं है बल्कि ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये स्किल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसके सामने का टारगेट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो उसके जलकर राख होना ही होगा। सभी की बातों को सुनते हुए क्रॉस सोचता है क्या इग्निस ये वही स्किल है जिसका यूज करते हुए उसने मेरे हाथ को जलाया था। हम देखते हैं थोड़ा पास्ट का सीन जहाँ पर बेरोकिन क्रॉस को पीटते हुए बोल रहा था तुम घटिया इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मेरे पास इतना टाइम नहीं जो मैं तुम जैसे बास्टर्ड पर बर्बाद कर सकूं। ये सब बातें याद करते हुए क्रॉस बोलता है बेरोकिन मेरे रिग्रेशन से पहले तुम एक बहुत ही घटिया इंसान थे लेकिन अब क्या क्या तुम बदल गए हो। नहीं बिल्कुल नहीं। वो अपने स्किल ब्लैकवुड को यूज करते हुए बोलता है मुझे उम्मीद है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर 1000 फेस डीमन अपने सामने आने वाले हर एक नाइट को लगातार मार रहा था। इस अटैक को देखते हुए एक नाइट बोलता है क्या एक ऐसा कल्ट जो फेस को मिटा देता है हमें इससे बचकर रहना होगा। लेकिन कोई भी नाइट उसके अटैक से बच नहीं पाता। उसके यहाँ पर कई सारे हाथ और टेंटिकल्स थे जिसके चपेट में हर एक नाइट आ रहा था और वो लगातार मर रहा था। एक नाइट कांपते हुए बोलता है नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं, अगर हमने इससे फाइट करने का ट्राई किया तो हम भी मारे जाएंगे। उसके ये बोलने के बाद हम देखते हैं बेरोकिन को जो चिल्लाते हुए अपने स्किल का यूज करता है। उसने अपने स्किल का यूज करते हुए एक क्रॉस अटैक 1000 फेस डीमन की तरफ छोड़ दिया था। उसका अटैक जब उस डीमन से टकराता है उस समय उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने भी लगता है और बस थोड़ी देर के अंदर वो चिल्लाते हुए जमीन पर भी गिर जाता है। बेरोकिन सभी को बताता है कि देखो मैंने एक ओपनिंग क्रिएट कर दी है तो हार मत मानो। इस अटैक को देखने के बाद यहाँ पर जितने नाइट जिंदा बचे हुए थे वो सभी थोड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो हम कम से कम बच तो जाएंगे। वो सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं जैसा कि हमें लॉर्ड बेरोकिन से उम्मीद थी वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उन्होंने इस टेरिबल मॉन्स्टर को भी अपने एक ही अटैक के अंदर मार डाला, हमें अभी से और ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। सभी की बातों को सुनने के बाद बेरोकिन अपने पीछे घूमते हुए सोचता है रुको आखिर क्रॉस क्या देख रहा होगा। वो अपने पीछे देखता है क्रॉस की तरफ, तब उसे पता चलता है कि क्रॉस एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन जब बेरोकिन क्रॉस के फेस को ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि क्रॉस उसे नहीं देख रहा। वो सोचता है रुको आखिर ये कहाँ देख रहा है, ये मेरी तरफ नहीं देख रहा। ये सोचने के बाद वो जब अपने पीछे देखता है तब उसे पता चलता है कि 1000 फेस डीमन वापस से खड़ा हो चुका है और इस बार उस मॉन्स्टर की आंखों से खून निकल रहा था, मतलब वो यहाँ पर अपने किसी स्किल को यूज करने जा रहा था। बेरोकिन सोचता है नहीं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो हो सकता है हम सभी लोग मारे जाएंगे। फिर वो जंप करते हुए सोचता है रुको आखिर ये प्रेशर आखिर ये है क्या, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कि ये सिचुएशन और ज्यादा बिगड़े मुझे अटैक करके 1000 फेस डीमन को अभी तुरंत मारना होगा। फिर इसके बाद वो 1000 फेस डीमन के ऊपर एक अटैक करते हुए बोलता है मेरे नाइट्स जल्दी से इस डीमन के सेंटर में अटैक करो, हम इसे मार सकते हैं। लेकिन ये अटैक करने के बाद बेरोकिन जब नीचे आता है तब उसे पता चलता है कि इस बार उसका अटैक इस डेमन के ऊपर काम नहीं कर रहा। वो चिल्लाते हुए बोलता है मेरे नाइट्स मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अपना अगला अटैक करने वाला है तो फिर हमें जल्दी से इसके ऊपर अटैक करके इसे मारना होगा। तुम वेलहम फैमिली के नाइट हो और तुम सभी लोग ऐसे छोटे मोटे मॉन्स्टर से हार नहीं सकते, चलो आगे बढ़ो। ये बोलने के बाद वो जब अपने पीछे देखता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर मौजूद कोई भी नाइट हिल नहीं रहा। वो सोचता है रुको आखिर ये हुआ क्या, मैंने अभी तक इस डीमन को टच नहीं किया। अब मुझसे ये मत कहना कि मैं पहले
इसके कल्ट में आ चुका हूँ। नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मैंने तो इसे टच भी नहीं किया था, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं यहाँ पर यूं मर नहीं सकता। उसके ये सोचने के साथ ही अचानक यहाँ पर बारिश होने लगती है। बेरोकिन कांपते हुए बोलता है, तो फिर क्या इसका मतलब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? नहीं, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। ये सोचने के साथ ही वो पानी के अंदर भागने लगता है, लेकिन वो ठीक से भाग भी नहीं पाता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मॉन्स्टर जस्ट अभी उसे पकड़ लेगा। वो सोचता है, रुको, आखिरकार मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मैं वेलहेम फैमिली का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। उसके ये सोचने के साथ ही उसके वहम में शार्लेट की परछाई आती है, जो कि बोल रही थी, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी छोटी बहन तुमसे आगे निकल गई और तुम जो खुद को सबसे स्ट्रांग बोलता है उसके पास कोई पावर ही नहीं। तुमने एक झटके के अंदर अपने पूरे नाइट्स को भी खो दिया और तुमने उनमें से किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ और सिर्फ खुद के अलावा। तुम जैसे निकम्मे इंसान को मर जाना चाहिए, तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं। इन सभी बातों को सुनने के बाद वो अपने शॉट को बाहर निकालता है और अटैक करते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो अटैक कर पाता उससे पहले ही उस मॉन्स्टर का हाथ उसके पास पहुंच चुका था, जिसकी वजह से उसका अटैक ब्लॉक हो जाता है। और हाँ, ये सब पूरा का पूरा एक ड्रीम था, जिसे तुम इल्यूजन भी बोल सकते हो। प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर क्रेस है वो बेरोकिन को लेकर भाग रहा था और इसी समय धीरे धीरे करके बेरोकिन को भी होश आ जाती है। वो उठते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्रॉस बोलता है, ओ ब्रदर, तो तुम्हें फाइनली होश आ गया। बताता है कि मैं पूरे टाइम वहीं पर था और तुम सभी को फाइट करते हुए देख रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि उस डीमन से फाइट करते हुए तुम अचानक दलदल में धंस रहे हो, तो फिर उसकी नजरों से बचते हुए मैंने तुम्हें बचाने का फैसला किया। बेरोकिन बोलता है, ओ तो ऐसी बात है, वेल फिलहाल मैं ठीक हूँ और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। क्रॉस बताता है, हाँ तुम खड़े तो हो सकते हो, लेकिन तुम अच्छे से ओरा का यूज नहीं कर सकते। क्या तुम्हें सच में मेरी मदद नहीं चाहिए? अगर तुम मेरी मदद लो तो शायद हम इस बैटल को जीत जाएं। क्रॉस के बात को सुनने के बाद बेरोकिन गुस्से में अपना दांत पीसता है और फिर क्रॉस से अपनी स्वॉर्ड को छीनते हुए बोलता है, देखो बकवास मत करो, मुझे कभी भी तुम जैसे बेवकूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या तुम मेरी बात समझ गए? ये बोलने के बाद बेरोकिन जब अपने सामने देखता है तब वो थोड़ा हैरान हो गया था। वो क्रॉस से पूछता है, आखिरकार हम उस डीमन से कितनी दूर है? क्रॉस बोलता है, मुझे पता नहीं, हम तब से चलते हुए जा रहे हैं, इसका मतलब हम उस डीमन से थोड़े दूर आ चुके हैं। हालांकि ये वर्ल्ड इरोजन सील हो चुका है, इसका मतलब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। इस बात को सुनकर बेरोकिन सोचता है, तो फिर क्या इसका ये मतलब है कि उस मॉन्स्टर को मारे बगैर हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते? डैम इट, नहीं ये नहीं हो सकता। वो जब ये सब बातें बोलते हुए परेशान हो रहा था, उसी समय क्रॉस से बोलता है, ब्रदर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक खास तरह की सीक्रेट आर्ट है जो कि मुझे शार्लेट ने सिखाया था। उस पार्टी के अंदर मैंने एनिक्स को डिफीट किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी आर्ट की बदौलत। बेरोकिन बोलता है, क्या शार्लेट का सीक्रेट आर्ट? क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई स्पेशल फीलिंग है या फिर पैदा होने के साथ ही तुम दोनों काफी करीब थे? वैसे ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, उस आर्ट का यूज करते हुए क्या तुम उस मॉन्स्टर को डिफीट कर सकते हो? क्रॉस बोलता, हाँ ऐसा हो सकता है, कम से कम इस इरोजन के अंदर मरने से अच्छा हमें यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन भाई क्या तुम्हें शार्लेट की सीक्रेट आर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं है? बेरोकिन बोलता है, हाँ शार्लेट के सीक्रेट आर्ट पर मुझे भरोसा है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो है एक जीनियस। लेकिन मेरी बात को हमेशा याद रखना, अगर तुम फेल हो गए तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। क्रॉस हंसते हुए बोलता है, ब्रदर चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि हम दोनों फेल नहीं होने वाले। फिर इसके बाद हम बारिश में एक झाड़ी का सीन देखते हैं, जिसके अंदर क्रॉस और बेरोकिन बैठे हुए थे। क्रॉस बेरोकिन से बोलता है, ब्रदर वो 1000 फेस डीमन पास आ रहा है, क्या तुम्हारा इग्निस तैयार है? बेरोकिन बोलता है, हाँ बिल्कुल वो तैयार है। क्रॉस खड़ा होते हुए बोलता है, वेल अगर ऐसी बात है तो फिर चलो इसे शुरू करें। ये बोलने के साथ ही वो अपने शॉट को बाहर निकालता है एंड हम देखते हैं उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ओरा बाहर निकल रहा था। क्रॉस की बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा और इतना प्योर ओरा बाहर निकलता देख बेरोकिन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। क्रॉस अपने पूरे ओरा को अपने शॉट के अंदर डालने लगता है ताकि वो इसका अच्छे से यूज कर सके। बेरोकिन क्रॉस को देखते हुए सोच रहा था, रुको इतना इनक्रेडिबल फोकस, आखिर ये क्या है? ये बच्चा और इसका ओरा, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा प्योर है, मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा ओरा देखा ही नहीं। जब उसने पहली बार मुझसे कहा कि वो शार्लेट के सीक्रेट टेक्निक के साथ इग्निस को मर्ज करना चाहता है, तब मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन इसके ओरा को देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि सच में इसने खुद को बहुत ही ज्यादा ट्रेन किया है। लेकिन कैसे? वो जब ये सब बातें सोच रहा था तभी क्रॉस बोलता है, ब्रदर जल्दी से इग्निस दो। बेरोकिन अपने इग्निस को क्रॉस की तरफ भेजते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल ये लो। बेरोकिन का इग्निस जैसे ही क्रॉस के पास जाता है, हम देखते हैं उसका स्वॉर्ड और उसकी बॉडी दोनों ही फ्लेम के अंदर कवर हो जाती है। इसे देखते हुए क्रॉस बोलता है, ब्रदर। बेरोकिन पूछता है, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? क्रॉस बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, अब टाइम आ चुका है सभी चीजों को खत्म करने का, तो फिर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। क्रॉस के फ्लेम को देखते हुए बेरोकिन सोच रहा था कि इसका फ्लेम ये तो मेरे फ्लेम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी स्वॉर्ड की पावर को देखकर ऐसा लगता है कि ये अपने एक ही अटैक के अंदर 1000 फेस डीमन को मार देगा। मैंने बस एक झटके के अंदर अपने सारे सबऑर्डिनेट खो दिए और यहाँ से भागने के अलावा मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। अगर क्रेस आज यहाँ पर 1000 फेस ऑफ डीमन को डिफीट कर देता है तो फिर मैं आज यहाँ पर एक फेलियर से भी ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा। उसके ये सोचने के साथ ही हम देखते हैं क्रेस को, जो अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक उस डीमन के ऊपर करता है। और यहाँ पर इस डीमन का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि बस एक ही स्ट्राइक के अंदर उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ना केवल उस मॉन्स्टर के टुकड़े हुए थे, बल्कि अब बेरोकिन को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी, क्योंकि स्कारलेट पहले ही उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब ये फेलियर भी उससे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वेलहेम फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के बावजूद उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। इस मॉन्स्टर के मरने के साथ ही अचानक
अचानक ही ये पूरा का पूरा एरिया क्लियर हो जाता है, मतलब प्योरीफाई, बिल्कुल पहले जैसा, एकदम ही परफेक्ट इन्वायरमेंट। क्रॉस बोलता है ब्रदर तो देखो ये सब खत्म हुआ। यहाँ पर बेरोकिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपना दांत पीसते हुए बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता। फिर इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर चिल्लाते हुए बोलता है चलो मर जाओ, तुम जिंदा नहीं रह सकते। ये बोलने के साथ ही उसने क्रॉस के ऊपर अटैक कर दिया था। हालांकि हमारा क्रॉस बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। बेरोकिन यहाँ पर कांपते हुए बोलता है रुको, आखिर ये क्या है, मैं अपने इग्निस का यूज क्यों नहीं कर पा रहा। उसकी बात को सुनकर क्रॉस हंसते हुए बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेरोकिन, बिल्कुल वैसा ही करने के लिए जैसा मैंने सोचा था। और हाँ, यहाँ पर बेरोकिन का इग्निस क्रॉस के पास आ चुका है और अब उसका नाम है ब्लैक फ्लेम, मतलब वो बदल चुका है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फिर इसके बाद हम थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं जब स्टार्टिंग में क्रॉस ने अपने ब्लैक हुड का यूज किया था। स्किल को यूज करने के बाद क्रॉस के पास एक कंडीशन आती है कि बेरोकिन अगर एक छोटा सा हिस्सा तुम्हें सौंप दे तो कंडीशन पूरी हो जाएगी। मतलब इग्निस को लेने के बाद तुम्हें उसे इस तरह सा यूज करना होगा जिसका पावर लेवल बेरोकिन के इग्निस से ज्यादा हो। और जब इन सब चीजों को देखने के बाद बेरोकिन का घमंड चकनाचूर हो जाएगा, तब जाकर तुम्हारी कंडीशन पूरी होगी। क्रॉस बेरोकिन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि जिस समय मैंने उस मॉन्स्टर के ऊपर वो स्ट्राइक लगाया उसी समय इग्निस मेरा हो गया। फिर इसके बाद हम उसी डीमन को देखते हैं जो कि बुरी तरह से जल रहा था, मतलब अब वो मर चुका है जलकर। क्रॉस बोलता है जब मैंने इस मॉन्स्टर को डिफीट किया उस समय मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि मेरी पावर को देखने के बाद तुम बदल जाओ, लेकिन तुम नहीं बदले। इसके अलावा मैंने पहले भी कई बार ट्राई किया है लेकिन तुम उस समय भी बिल्कुल भी नहीं बदले थे। और इन सभी चीजों से ये बात साबित होती है कि तुम नहीं बदलने वाले, तो फिर तुम्हारा मर जाना ही बेहतर होगा। मेरे अंदर अब भी एक धुंधली सी उम्मीद बाकी थी कि शायद तुम सब कुछ भूल कर मुझे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने कभी भी मुझे अपनाने के बारे में सोचा ही नहीं। तो फिर बताओ दर्द कैसा लगता है। जब तुमने मेरे फेस और मेरे हाथ को चलाया था उस समय भी मुझे ऐसा ही लग रहा था। क्रॉस जब ये सब बातें बोल रहा था उस समय बेरोकिन दर्द में छटपटा रहा था, लेकिन बस थोड़ी देर के अंदर धीरे धीरे करके उसकी बॉडी शांत होने लगती है और कुछ सेकंड के बाद वो हिलना बंद कर देता है, मतलब वो मारा जाता है। उसे मारने के बाद क्रॉस बोलता है सच में आज का मौसम कितना अच्छा है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वेलेम फैमिली के मेन स्टेट का सीन। यहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोल रहा था कि लॉर्ड का नाइट ऑर्डर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। इस केसल के अंदर हमें दिखाई जाती है बेरोकिन की बॉडी, जिसके पास में काफी सारे लोग रोते हुए बोल रहे थे। इस रेड को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है और ऐसा कहा जाता है कि इसे हैंडल करने के लिए टॉप क्लास के एक्सपर्ट को भेजना चाहिए था। अगर लॉर्ड बेरोकिन ने खुद को सेक्रीफाइस नहीं किया होता तो लॉर्ड क्रेस वो कभी भी वहाँ से जिंदा नहीं आते। इस बात को सुनकर बेरोकिन का बटलर चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्या वो फेलियर जिंदा बच गया। बेलेम फैमिली के हेड बटलर बोलते हैं अपनी जुबान को लगाम दो, लॉर्ड बेरोकिन ने अपनी भाई को बचाने के लिए अपनी जान दी, तुम उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। यहीं पर अपने क्रॉस को भी देखते हैं जो कि साइड में खड़ा होकर इन सभी को रोता हुआ देख रहा था। वो सोचता है तो इन सभी ने मेरी बातों के ऊपर भरोसा कर लिया जो कि मैंने इनसे कहा था। वेल अगर ऐसी बात है तो फिर अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। बेरोकिन की बदौलत आज मुझे सच में काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अब मैं एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन को अच्छे से और ज्यादा टाइम के लिए यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं सिक्स सेंस का यूज करते हुए बाकी चीजों को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट अब मेरे पास है इग्निस का यूज करते हुए अब मैंने ब्लैक फ्लेम को अनलॉक कर लिया है। इग्निस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्किल है और मैंने इसे वर्ल्ड इरोजन के पावर पर अप्लाई किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ब्लैक फ्लेम ये सच में इग्निस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये होगा मेरा ट्रम्प कार्ड। अब मेन हाउस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो मुझे सॉल्व करनी चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन जो कि वर्ल्ड इरोजन के एक्सीडेंट वाली जगह पर होगा। ये बातें सोचते हुए क्रॉस एक दरवाजे को नॉक कर रहा था। अंदर से आवाज आती है आ जाओ। क्रॉस सोचता है लगता है वो सभी लोग इन्वेस्टिगेशन से कुछ भी पता नहीं लगा पाए। फिर वो एक पर्सन के बारे में याद करता है कि उसके अलावा कोई भी इन सभी चीजों का पता नहीं लगा सकता और वो है एक अनडेड। अगर उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तो फिर मुझे उम्मीद से पहले उसका सामना करना होगा। ये सब बातें सोचकर वो रूम के अंदर आता है जहाँ पर एक लड़की उससे बोलती है तो लॉर्ड क्रेस आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। हमें इसके बारे में बताया जाता है जो कि वर्ल्ड इरोजन की एक इन्वेस्टिगेटर है। इसका नाम है सेफीरा जो कि 4th क्लास की इन्वेस्टिगेटर है। क्रॉस को इसके गर्दन पर एक स्टार दिखाई देता है और इस स्टार को देखने के साथ ही क्रॉस को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। वो बोलता है मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा सामना ऐसे किसी से हो जाएगा। वो लड़की बोलती है मुझे माफ करिए, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। क्रॉस बिना कोई टाइम गवाए बोलता है अनडेड मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ और मेरी डील ये होगी कि मैं मिटाऊंगा तुम्हारे इमॉर्टलिटी को। क्रॉस के बात को सुनने के साथ ही उसके सामने खड़ी लड़की हंसते हुए बोलती है रुको, क्या तुम एक रिग्रेसर हो? मैं यहाँ पर कुछ सर्च करने के लिए आई थी लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज मिलने की उम्मीद नहीं थी। फिर इसके बाद में बताया जाता है क्रिम्सन गार्डन अगस्ता के बारे में जो कि कभी मर नहीं सकती। क्रॉस बोलता है कि आर्थर के ऑर्डर पर मैंने उसके इमॉर्टलिटी को चुराने का फैसला किया लेकिन मैं इसके अंदर फेल हो गया। हम देखते हैं आर्थर को जो कि बोल रहा था ये रिकार्नेशन को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अब इसके पास इतनी भी पावर नहीं बची कि अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सके। मेरी डियाना बोलती है ऐसी बात है लेकिन अब इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कल्ट की वजह से ये अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर सकता। सच में ये बहुत ही ज्यादा दयनीय है। उसकी बात को सुनकर अबेला बोलती है क्या दयनीय? क्या तुम ये बात भूल गई कि उसने इरोजन जोन को किस तरह से बढ़ाया और इसकी वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम हुई? तुम्हें इतना अच्छा होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं। उसकी बात को सुनकर डियाना
बोलती है लेडी सिगरेट मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, और हाँ शायद ये बेला नहीं है, मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज हूँ तो ध्यान मत देना। उन दोनों को यूं झगड़ता देख आर्थर बोलता है तुम दोनों अपनी लड़ाई को बंद करो जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली, फालतू में लड़ने का कोई फायदा नहीं। वैसे क्रॉस ये काफी अफसोस की बात है क्योंकि तुम उसके स्किल को चोरी नहीं कर सकते, मेरा मतलब तुम उसके इमोर्टलिटी को चोरी नहीं कर सकते। आर्थर बोलता है हाँ तुमने सही कहा। ये बोलकर वो सोचता है कि अगर मैं एक बार रिग्रेस हो जाऊं तो भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। आर्थर हमें बताता है कि ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उसके स्किल को चोरी करने के लिए मुझे उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। प्रेजेंट के अंदर क्रॉस उससे बोल रहा था क्या एक रिग्रेसर? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक रिग्रेसर हूँ? क्रिम्सन बोलती है जब एक बच्चे ने मेरे सामने ये डील रखा उसी समय मुझे ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ओबेस सी बात है अगर तुम एक रिग्रेसर नहीं होते तो फिर तुम जैसा एक बच्चा कभी भी मेरे सामने इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं करता। तुम खुद अपने इंडलेस रिग्रेशन में फंसे हुए हो और तुम मुझसे दावा करते हो कि तुम मेरी इमोर्टलिटी को हटा दोगे। सच में इस तरह से झूठ बोलकर मुझे हंसी मत दिलाओ। क्रॉस अपनी स्किल का यूज करते हुए बोलता है देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास ये स्किल है और इसका यूज करते हुए मैं तुम्हारे इमोर्टलिटी को चुरा सकता हूँ। इस बात को सुनकर क्रिम्सन सोच रही थी मैं ना जाने कितने टाइम से इरोजन के अंदर रहती हूँ ताकि मैं मर सकूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। पर आज मेरे सामने एक ऐसा बच्चा खड़ा है जो कि बोल रहा है कि वो मुझे मार देगा। ये सोचने के बाद क्रिम्सन बोलती है तो फिर बताओ तुम्हारी कंडीशन क्या है? क्रॉस बोलता है क्या मेरी कंडीशन है कि मुझे खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैं अपने स्किल का यूज तुम्हारे ऊपर तभी कर सकता हूँ जब मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। क्रिम्सन बोलती है ओ तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना अप्रेंटिस बना लूं। वो सोचती है अगर मैं एक बार इमोर्टलिटी से फ्री हो जाऊं तो फिर मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। वो बोलती है ठीक है मैं क्रिम्सन गार्डन अगस्ता तुम्हें दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनाऊंगी। उसके ओरा को फील करते हुए क्रॉस सोच रहा था कि इसका ओरा भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं इसके ओरा के सामने ही खड़ा नहीं हो सकता। क्रिम्सन गार्डन इसके पास आर्थर के बराबर की ताकत थी, इसी वजह से ये सर्वेंट की आर्मी को लीड करती थी। उन सभी का यूज करते हुए अब मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। भले ही मुझे किसी से भी पावर उधार क्यों ना लेना पड़े, लेकिन मैं इस वर्ल्ड को इरोजन के डिस्ट्रक्शन से बचाऊंगा। ये स्किल बहुत ही यूनिक होते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक स्किल सिर्फ एक ही पर्सन के पास होगा, और इस चीज के हिसाब से आर्थर के पास फिर से उसकी रिग्रेशन स्किल आ चुकी होगी। इसका मतलब मेरे लिए वापस से पास्ट में जाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर मर गया तो फिर मैं गायब हो जाऊंगा। ये सब सोचने के बाद वो अपने कांपते हुए हाथों को क्रिम्सन की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई मिस्टर क्रिम। क्रॉस की बात को सुनकर क्रिम्सन हंसते हुए बोलती है क्या क्रिम क्रॉस तुम मुझे मास्टर कहो मास्टर। क्रॉस बोलता है हाँ ठीक है अगर ये सारी बातें हो चुकी हैं तो फिर चलो चलते हैं, फाइनली अब मैं इस प्लेस को छोड़ सकता हूँ। क्रिम्सन पूछती है क्या तुम यहाँ पर नहीं रहते? क्रॉस बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो कई सालों बाद यहाँ पर आया हूँ, मुझे तो अच्छे से अपने पेरेंट्स का चेहरा भी याद नहीं। वो दोनों आपस में जब ये सब बातें कर रहे थे तभी यहाँ पर विलियम फैमिली की एक एडल्ट आती है। वो बोलती है मिस्टर क्रॉस आपकी मॉम ने एक रिक्वेस्ट किया है। क्रॉस बोलता है क्या मेरी मदर ने? वो सोचता है जब मैं जूरे पाइन मैनर के अंदर रहता था उस समय वो मुझे देखने भी नहीं आई, हो सकता है उन्होंने भी रूमर्स के बारे में सुना हो जिसकी वजह से वो थोड़ी क्यूरियस हो गई होंगी। वो आगे बोलती है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप जाकर फैमिली हेड से मिलें क्योंकि वो आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। इस बात को सुनकर क्रॉस बोलता है क्या फादर मुझसे मिलना चाहते हैं? मेरे फादर वो सेमी डिवाइन स्टेट पर पहुंच चुके हैं, शायद उन्होंने स्टार के माध्यम से ये सेंस किया होगा कि अब मैं बदल चुका हूँ। वो आगे बताती है कि लेडी आर्या ने यही कहा है आप मेन स्टेट में रुकें। इस बात को सुनकर क्रॉस सोचता है बियांका मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं यहाँ पर और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। वो बोलता है ओ तो ये ऑर्डर फादर ने खुद नहीं दिया, ये तुमसे मॉम ने कहा था। वेल अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर फादर खुद बुलाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद वो लेडी भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं क्रॉस और क्रिम्सन कैरेज में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। कैरेज के अंदर हम देखते हैं क्रॉस को जो कि बोल रहा था फाइनली मैं उस जेल से फ्री हो गया, अब मैं घर जा सकता हूँ। यहीं पर हम क्रिम्सन को भी देखते हैं जो कि एक कोआ बना हुआ था। वो बोलता है अपनी तमीज में आकर जल्दी से इस गेट को ओपन करो, क्या तुम मेरी बात समझ गए? गेट को ओपन करते हुए क्रॉस बोलता है क्रिम्सन क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ये कलर बहुत ही ज्यादा अजीब है? क्रिम्सन अपने कलर को चेंज करते हुए बोलती है चिंता मत करो मैं कभी भी अपने कलर को चेंज कर सकती हूँ, देखो अब मैं लग रही हूँ ना एकदम ही ब्लैक, बिल्कुल तुम्हारे सोल की तरह। उसकी बात को सुनकर क्रॉस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करते हुए पूछता है आखिर तुम्हारी मेन बॉडी के बारे में क्या? क्रिम्सन बोलती है जैसा कि तुम्हें पता होगा मैं अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर सकती, सच में ये बहुत ही ज्यादा बेकार है और तुम भी एक रिग्रेशन होने के बावजूद तुम कुछ नहीं कर सकते। क्रॉस सोचता है कि असल में रिग्रेशन मुझे नहीं बल्कि आर्थर को होना चाहिए, मैंने तो बस उसके स्किल को चोरी किया, लेकिन मैं ये बात क्रिम्सन को नहीं बता सकता ना ही समझा सकता हूँ। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं बस थोड़ी देर में ये अजूरे पाइन मैनर में पहुंच चुके थे। क्रॉस केरे से उतरते हुए बोलता है देखो वैसे तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो व्हाइट गर्ल है उसके साथ तुम अच्छे से बिहेव करना। क्रॉस के ये बोलने के साथ ही हमें उसके सामने एक अजीब सी चीज दिखाई जाती है और फिर उसका पूरा चेहरा ये कोई और नहीं बल्कि बियोंका थी और ये था उसका हुडी। वो बोलती है क्रॉस तो तुम वापस से घर आ गए, तुम्हारा स्वागत है। क्रॉस बोलता है मैंने तुमसे कहा था मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और मैं आ गया। इसी समय एरियोड भी यहाँ पर आते हुए बोलता है लॉर्ड क्रेस क्या आप ठीक हैं? क्रॉस पूछता है एरियोड जब मैं यहाँ पर नहीं था तब आखिरकार यहाँ पर क्या क्या हुआ? एरियोड बताता है कि मास्टर डार्लिंग डेन फेलिन की तरफ से एक लेटर आया था। क्रॉस जब उस लेटर को पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि डेन फेलिन ने उस स्किन के कलर को चेंज करने वाली बीमारी का इलाज ढूंढ लिया
लिया है। उसने कहा था ये दवा जल्दी बन जाएगी और जब बन जाएगी तब वो खुद उसे लेकर क्रॉस के पास आएगा। और हाँ, लास्ट में उसने काफी यूनिक सिग्नेचर किया था जिसे कि तुम सभी लोग देख सकते हो। क्रॉस बोलता है सच में ये जीनियस लोग बहुत ही सनकी होते हैं। क्रॉस वो लेटर वापस एरियोड को देते हुए बोलता है जब डैन फेलिन यहाँ पर आए तब उसका अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि वो तुम्हारा बेनिफिक्टर बन सकता है। एरियोड बोलता है यस यंग मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया। फिर वो क्रॉस के कान में बताता है कि वैसे जब आप यहाँ पर नहीं थे उस समय लेडी बियांका वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी। जब उसे पता चला कि तुम इरोजन के अंदर फंस चुके हो उस समय वो यहाँ से जाने के लिए तैयार थी ताकि वो तुम्हारे पास पहुंच सके। मेन हाउस के अंदर जाने के लिए उसने तुरंत अपना बैग पैक कर लिया और यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। इस बात को सुनकर क्रॉस सोचता है मैंने काफी लंबे टाइम से अपने स्किल को यूज नहीं किया ताकि मैं ये देख सकूं कि बियांका का कंडीशन पूरा हुआ या फिर नहीं। वो अपने स्किल को यूज करता है जिसकी कंडीशन थी बियांका को अपना दोस्त बनाओ। वो जब अपने स्किल को यूज करता है तब उसे बताया जाता है कि बियांका का फर्स्ट लॉक अनलॉक हो चुका है और हाँ शायद इसके कल्च के ऊपर 2 लॉक हैं। क्रॉस जब इसे 2 बार ओपन करेगा तब ये लॉक हटेगा। इसे देखने के साथ ही क्रॉस काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि चलो कम से कम उसने एक लॉक को तो ओपन किया। यो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था हमारा जो क्रॉस है वो अपनी स्किल का यूज करते हुए बियांका के कल्च के फर्स्ट कंडीशन को अनलॉक कर दिया था। एंड अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में बियांका उससे बोलती है आखिर क्या हुआ, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? क्रॉस बताता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हें अपने नए फ्रेंड से मिलवाना चाहता था, इससे मिलो, इसका नाम है क्रू। क्रिम्सन को देखने के साथ ही बियांका उसे पकड़ते हुए बोलती है क्या इसका नाम क्रीम है? ये तो सच में काफी सॉफ्ट और फल्फी है। क्रॉस बोलता है ओ ऐसा लगता है कि तुम्हें एनिमल्स पसंद हैं। फिर वो अपने मन में सोचता है बाय द वे मैंने इसके फर्स्ट कंडीशन को अनलॉक कर लिया है, लेकिन आखिर मैं इसका दूसरा कंडीशन अनलॉक कैसे करूंगा? हमें दूसरे कंडीशन में बताया जाता है बियांका का दोस्त बनो, मतलब दोस्त नहीं उसका बहुत ही ज्यादा करीबी। क्रॉस सोचता है क्या मुझे बियांका के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन बनना होगा, और इम्पोर्टेंट पर्सन जैसे कि पेरेंट्स, बच्चे, दोस्त या फिर उसका लवर। क्रॉस सोचता है मैं उसका फियोंसे हूँ तो फिर मेरे लिए उसका लवर बनना ये थोड़ा आसान रहेगा। हालांकि ऐसे पर्सन का लवर बनना जिसके पास इमोशन नहीं है सच में ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि वो भी बस 12 साल की बच्ची है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं ये सब करूंगा कैसे। वो जब ये सब बातें सोच रहा था उसी समय क्रिम्सन बोलती है वेल अगर तुम्हारा आज का सारा काम हो गया है तो फिर चलो आराम को बंद करके हम लोग ट्रेनिंग शुरू करते हैं। क्रॉस बोलता है हाँ ठीक है चलो। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर ट्रेनिंग कर करके क्रॉस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उसे देखते हुए क्रिम्सन बोलती है सच में क्या बकवास है, मुझे लगा नहीं था तुम जैसा एक रिग्रेसर उसके पास टैलेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कचड़ा होगा। वैसे तुम रिग्रेस हुए हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी या फिर सीक्रेट टेक्निक्स का यूज करना चाहिए और मुझे उम्मीद है बस 5 सालों के अंदर मैं तुम्हें इस लायक बना दूंगी कि तुम एक जीनियस को पीछे छोड़ सको। हालांकि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ अगर तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है तो फिर तुम अपने स्किल का यूज करते हुए उसे चुरा सकते हो। मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाकर बहुत ही ऊंचा उठाऊंगी, इन बादलों से भी ज्यादा ऊंचा। और फाइनली जब तुम उतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे उस समय तुम मेरे इमॉर्टलिटी को भी चोरी कर लेना। उसकी इन सब बातों को सुनकर क्रॉस बोलता है हाँ बिल्कुल मैं ये सब जरूर करूंगा। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कुछ दिनों बाद डैन फेलिन को जो कि अब अजूरे पाइन मैनर के अंदर आ चुका है। वो चिल्लाते हुए बोलता है क्रॉस मेरे हनी क्या तुम मेरा ही वेट कर रहे थे? क्रॉस बोलता है क्या हनी, आखिर मैं तुम्हारा हनी कब बन गया? डैन फेलिन बोलता है सच में तुम बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो, तुम्हें मेरी फीलिंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं। क्रॉस बोलता है इन सब बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ क्या तुम वो लेकर आए हो जो मैंने तुमसे मांगा था? डैन फेलिन बोलता है सच में तुम्हें मेरी कोई भी परवाह नहीं, वैसे तुम चिंता मत करो मैं उस मेडिसिन को लेकर आया हूँ, ये देखो। मुझे बताओ तुम मानते हो ना कि मैं जीनियस हूँ, चलो जल्दी करो बोलो। क्रॉस बोलता है हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात सबको पता है कि तुम एक जीनियस हो, तुम्हें दोहराने की जरूरत नहीं। क्रॉस की बात को सुनकर डैन फेलिन थोड़ा सोचता है और फिर अगले ही पल क्रॉस से जाकर लिपट जाता है। क्रॉस उसे खुद से दूर हटाने का ट्राई कर रहा था। डैन फेलिन बोलता है वैसे मैं यहाँ पर तुमसे एक बात करना चाहता हूँ और वो है एनिक्स के बारे में, ऐसा लगता है कि वो बदल गया। क्रॉस बोलता है क्या एनिक्स? डैन फेलिन बताता है हाँ बिल्कुल, शार्लेट से हारने के बाद उसने अपनी ट्रेनिंग बंद कर दी थी, लेकिन उस पार्टी के अंदर तुमसे हारने के बाद उसने वापस से सब कुछ शुरू कर दिया है। क्रॉस सोचता है ओह ऐसा लगता है कि मैंने उसे इंस्पायर कर दिया। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं, मुझे एनिक्स की परवाह नहीं और मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फिर वो क्रिम्सन से बोलता है क्रिम्सन आखिर तुम्हें क्या लगता है अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो फिर क्या हमें चलना चाहिए? क्रिम्सन बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे पास एक और काम है, तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि मैं ये चाहती हूँ तुम एलेक्जर का उपयोग करो और खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। तुम इस लड़के का यूज करते हुए एलेक्जर बनवा सकते हो जिसे एल्केमी स्टार कहा जाता है, एक स्पेशल एलेक्जर जिसे कंज्यूम करने के बाद तुम्हारा ऑरा और तुम्हारा फिजिकल स्टेट ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है एलेक्जर के बारे में जो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा, और अगर किसी के पास एलेक्जर बनाने की टेक्निक होती है तो फिर वो उसे जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन करते हैं। क्रॉस सोचता है क्या एलेक्जर इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और अपने पास्ट लाइफ के अंदर मैंने कभी एलेक्जर के बारे में सोचा ही नहीं। क्रिम्सन बोलता है मुझे फॉर्मूला के बारे में पता है, तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो, उसे बस ये बताओ कि आखिर उसे करना क्या है। क्रिम्सन की बात को सुनने के बाद क्रॉस बोलता है डैन फेलिन एक और काम है जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। डैन फेलिन बोलता है क्या, लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने ये कहा था कि सारा काम हो गया है और अब मुझे घर
चले जाना चाहिए। क्रॉस बोलता है देखो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एलेक्जर बनाओ। डैन फिलिंग बोलता है कहीं एनिक्स की खबर सुनकर तुम भड़क तो नहीं गए हो? वैसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एलेक्जर का मटेरियल बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, क्या तुम उसे अफोर्ड कर लोगे? मुझे नहीं लगता कि विल्हेम फैमिली इन सब चीजों के अंदर तुम्हारी मदद करेगी। क्रॉस बोलता है तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो, मैं इन सभी चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। वो सोचता है मैं अपने पास्ट लाइफ के नॉलेज का यूज करते हुए इन सभी चीजों को हैंडल करने का ट्राई करूंगा। क्रिम्सन क्रॉस से बोलता है ठीक है तो फिर तुम उसे वो कहो जो मैं तुमसे कहूंगा। क्रॉस डैन फिलिंग को बताना शुरू करता है कि आखिरकार एलेक्जर के अंदर कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। वो मटेरियल के बारे में एक एक करके डैन फिलिंग को बताता है और डैन फिलिंग बहुत ही ध्यान से उसकी सारी बातों को सुन रहा था। वो सारी चीजों को एक डायरी में नोट करते हुए बोलता है तो फिर इस तरह से मटेरियल तैयार होगा। वैसे तुम्हारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई कहां से? तुम तो सच में काफी इंटेलिजेंट हो। क्रॉस बताता है ये हमारी फैमिली का सीक्रेट फॉर्मूला है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन किया जाता है। डैन फिलिंग बोलता है जैसा कि मुझे विल्हेम फैमिली से उम्मीद थी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जिन मटेरियल्स के बारे में तुमने मुझे बताया इन सभी को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मुझे नहीं लगता ये किसी को बहुत ही आसानी से मिलेगा। मुझे ये स्नो हार्ट फंगस या फिर और गोल्डन ड्रैगन हर्ब ये मुझे कहीं भी नहीं मिल रही और मैंने आज तक ना इसे कभी देखा है। ये स्नो हार्ट फंगस वहाँ पर ग्रो होता है जहाँ पर है हार्ट एंड हार्ट फैमिली। हालांकि वहाँ के माउंटेन बहुत ही ज्यादा ऊंचे हैं तो फिर इसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लगभग इम्पॉसिबल। क्रॉस बोलता है तुम इस चीज के बारे में चिंता मत करो, मैं इसके बारे में अपनी फियोंसे से बात करूंगा क्योंकि वो भी हार्ट एंड हार्ट फैमिली से है। तो फिर इसके बाद बचता है गोल्डन ड्रैगन हर्ब। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही मिस्टीरियस हर्ब है और ये सिर्फ और सिर्फ गोल्डन ड्रैगन के घोंसले में ही उगती है जिसे हम ब्लैक मार्केट से बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एम्पायर को इसके बारे में पता चल गया तो फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इसे ढूंढने का अगर मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता है तो फिर मैं ब्लैक मार्केट से कांटेक्ट जरूर करूंगा। डैन फिलिंग बोलता है अगर तुम्हें ये चाहिए तो फिर मैं तुम्हें इसका एक बेहतर तरीका बता सकता हूँ। क्रॉस पूछता है क्या है? डैन फिलिंग बताता है इफिनिया किंगडम के अंदर 15 साल से कम बच्चों के बीच में एक टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा और इस टूर्नामेंट के फर्स्ट प्लेस पर आने वाले को दी जाएगी गोल्डन ड्रैगन हर्ब। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए भी बेटर होना चाहिए। क्रॉस बोलता है क्या तुम भूल गए मैं विल्हेम फैमिली से हूँ। अगर मैंने उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया और सभी को पता चल गया कि मैं विल्हेम फैमिली से हूँ तो फिर हड़कंप मच जाएगा। डैन फिलिंग अपने पास से एक पोशन को बाहर निकालते हुए बोलता है चिंता मत करो मेरे पास इसका एक बहुत ही अच्छा प्लान है। क्रॉस उस पोशन को लेते हुए बोलता है तो फिर क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे इसे पी जाना चाहिए? वो जैसे इस पोशन को पीता है उसकी बॉडी में इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बस थोड़ी देर के अंदर हम देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है लड़की में। मतलब इस पोशन को पीने के साथ ही हमारा क्रॉस लड़की बन चुका था। डैन फिलिंग बोलता है देखो अब तुम सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। मैं तो कहूंगा ये परफेक्ट है क्रॉस, तुम एक लड़की के तौर पर सेरेमनी में पार्टिसिपेट करो और जीतो, ये एकदम ही परफेक्ट है। उसकी बातों को सुनकर क्रॉस चिल्लाते हुए बोलता है अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। यहाँ पर इन दोनों की ऐसी बकवास को सुनते हुए क्रिम्सन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, मतलब बोलती या बोलता कुछ भी क्योंकि इसका कोई जेंडर नहीं है। क्रॉस गुस्से में अपने पावर को यूज करते हुए बोलता है देखो मैं बोल रहा हूँ मुझे जल्दी से ठीक कर दो वरना ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। डैन फिलिंग बोलता है मुझे माफ कर दो मैं तो बस मजाक कर रहा था ही। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन जहाँ पर हमारा क्रॉस क्रिम्सन के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। क्रिम्सन अपने पावर का यूज करते हुए क्रिएट करती है कुछ स्लेश और फिर उन सभी को क्रॉस की तरफ भेज देती है। क्रिम्सन के अटैक करने के बाद भी क्रॉस अपनी आंखें नहीं खोलता, वो अपनी आंखों को बंद करके इन सभी चीजों को सेंस करने का ट्राई कर रहा था और फिर ये अटैक जैसे ही क्रॉस के पास पहुंचता है वो तुरंत ही अपनी आंख खोलता है और फिर एक ही झटके के अंदर इन सभी को ब्लॉक कर लेता है। क्रिम्सन लगातार क्रॉस के ऊपर अटैक कर रही थी और क्रॉस भी उतनी ही स्पीड के साथ इन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। थोड़ी देर तक अटैक को ब्लॉक करने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है। क्रिम्सन बोलती है ठीक है मेरे ख्याल से इतना इनफ होना चाहिए, इस बार मैंने तुम्हें प्योर ब्लड टेक्निक सिखाई और इसका यूज करते हुए तुम एनिमी के अटैक को काफी आसानी से पढ़ पाओगे। हालांकि अपने अपोनेंट के अटैक को सेंस करने के लिए हाई लेवल के टेक्निक की जरूरत पड़ती है लेकिन तुम्हारे पास सिक्स सेंस है तो फिर मुझे लगता है तुम अभी से ही अपने एनिमीज के अटैक को सेंस कर पाओगे और अगर तुम खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एलेक्जर का यूज करते हो तो फिर ये तुम्हारे लिए काफी बेहतर होगा। वेल अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का तो फिर चलो चलें। क्रॉस बोलता हाँ बिल्कुल मेरे ख्याल से तुम सही बोल रहे हो। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पर क्रॉस अब यहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुका था। वो बोलता है तो फिर क्या अब हमें चलना चाहिए? वो अपने पास से एक बोतल को बाहर निकालता है और याद करता है कि ये भी उसे डैन फिलिंग ने दिया था। हम देखते हैं कुछ दिनों पहले का सीन जहाँ पर इस मेडिसिन को लेने के बाद क्रॉस बोल रहा था तो फिर तुम ये कहना चाहते हो कि इस मेडिसिन को लेने के बाद कोई भी मेरे आर पार नहीं देख पाएगा? डैन फिलिंग बताता है हाँ बिल्कुल, अगर कोई मैजिक का यूज करेगा तो भी वो तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाएगा। इसका यूज करके तुम कॉमनर बन जाओगे और बहुत ही आसानी के साथ टूर्नामेंट के अंदर एंटर कर पाओगे। क्रॉस बोलता है अगर ऐसी बात थी तो फिर तुमने शुरू में मुझे मेडिसिन क्यों नहीं दिया? तुमने मुझे पहले जो मेडिसिन दिया था वो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार था। डैन फिलिंग बोलता है अरे मैं तो तुम्हें बस टीच कर रहा था और कुछ नहीं। क्रॉस पूछता है आखिरकार इसका इफेक्ट कब तक रहेगा? डैन फिलिंग बताता है लगभग एक दिन तक। क्रॉस बोलता है ओ इसका मतलब कल तक मुझे अपने इसी फेस के साथ घूमना पड़ेगा। वेल तो फिर ठीक है, वहां पर पहुंचने के बाद मैं इस पोशन का यूज करूंगा और जाऊंगा टूर्नामेंट के अंदर। यहीं
यहीं पर हम एरियोड, बियांका और उन्हीं दोनों के साथ एक और लड़की को भी देखते हैं। एरियोड बोलता है, यंग मास्टर, मैं बाहर आप ही का वेट कर रहा था। मैंने इस लड़की फ्लोकर को एक ऑफर दिया है, ये आपको इल्लीगल यहाँ से बाहर ले जाएगी, तो फिर प्लीज रास्ते में आप छिपे रहें। क्रॉस बोलता है, ओ तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये लड़की मुझे बॉर्डर के पार ले जाएगी। वेल, जैसा कि मैंने आपसे उम्मीद की थी एरियोड, आप सच में अमेजिंग हैं। यहाँ से जाने के बाद मैं बिना किसी प्रॉब्लम के अजूरे पाइन मैनर को आपके भरोसे छोड़ सकता हूँ। एरियोड थोड़ा गंभीर स्वर में बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, आप सभी चीजों को मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, भले ही वो फैमिली हेड क्यों ना हो। फिर इसके बाद हमें डैन फिलिंग के पोषण देने के एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एरियोड को, जो कि क्रॉस के सामने अपने घुटने टेक कर बैठे हुए थे। वो कांपते हुए बोलते हैं, यंग मास्टर, मेरी बेटी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिना किसी रिग्रेट के मर सकता हूँ। क्रॉस बोलता है, मैंने तुम्हारी बेटी की जान बचाई तो फिर तुम मेरे लिए ग्रेटफुल हो। वेल, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, इसके प्राइस के तौर पर तुम बस मुझे सर्व करो। एरियोड चिल्लाते हुए बोलता, हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं आपको सर्व करूंगा। क्रॉस सोच रहा था, तो अब ऐसा लगता है कि एरियोड मुझे धोखा नहीं देगा और मुझे इन सभी चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर हम वापस से पलजन का सीन देखते हैं। क्रॉस बियांका की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, बियांका, मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम देखते हैं बियांका को, जिसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बस चुपचाप खड़ी थी। क्रॉस आगे बोलता है, वैसे तुम्हें अपने घर गए काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है, तो फिर वहां पर जाने के बाद तुम अच्छे से आराम करना। बियांका बोलती है, नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं, जैसे ही मुझे वो स्नो व्हाइट सोलर फंगस मिल जाएगा मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगी और अजूरे पाइन मैनर के अंदर तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। क्रॉस बोलता है, हाँ चिंता मत करो, मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊं। फिर इसके बाद वो बियांका की दी हुई टोकरी के अंदर देखता है, जिसमें काफी सारे सैंडविच वगैरह रखे हुए थे। वो बोलता है, तो कल से तुम यही बना रही थी। वेल, चिंता मत करो, मैं रास्ते में ये सब खा लूंगा। बियांका बोलती है, यंग मास्टर क्रॉस, प्लीज सेफ रहिएगा। क्रॉस बोलता है, हाँ बिल्कुल, और मैं भी तुमसे यही कहना चाहूंगा, प्लीज सेफ रहना। फिर इसके बाद अपनी कैरेज में बैठकर हमारा क्रॉस यहाँ से निकल जाता है अपनी डेस्टिनेशन की ओर। वो रास्ते में अपने पावर का यूज करते हुए कुछ इरोजन को भी एब्जॉर्ब करता है। क्रिम्सन पूछती है, क्या ये इरोजन की पावर है? क्रॉस बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ अपने सिक्स सेंस की बदौलत। हालांकि फिलहाल हम सभी चीजों से बचते हुए निकल रहे हैं, तो फिर मैं क्रिम्सन को और ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये सच में शर्म की बात है। क्रिम्सन बोलती, हाँ बिल्कुल, और इस चीज से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि आखिरकार तुम्हारा बटलर वो कितना कैपेबल है। उसने सभी चीजों को पहले ही सेट कर दिया है ताकि रास्ते में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्रिम्सन जब ये सब बातें बोल रही थी, उसी समय इनके कैरेज के ऊपर कुछ बैंडिट अटैक करते हैं और फ्लोकर को पकड़ लेते हैं। वो सभी बैंडिट हंसते हुए बोल रहे थे, आज हमें एक काफी अच्छी लड़की हाथ लगी है, आज तो मजा आएगा। यहाँ पर फ्लोकर रोते हुए सोच रही थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कभी भी बैंडिट से लड़ने के बारे में सोचा ही नहीं, तो फिर क्या मैं इसी तरह से मरने वाली हूँ? नहीं, मैं नहीं मरना चाहती। वो जब ये सब बातें सोच रही थी, उसी समय एक झटके के अंदर उसके आसपास खड़े दोनों बैंडिट्स का गला एक झटके में कट जाता है। और ऑफ कोर्स ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा क्रॉस था। वो बैंडिट का लीडर बोलता है, क्या एक बच्चा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों पर अटैक करने की? वो फ्लोकर को साइड में फेंक कर अपने साथियों से चिल्लाते हुए बोलता है, सभी लोग इसके ऊपर अटैक करो और इस बच्चे को एक झटके में मार डालो। अपने बॉस का ऑर्डर पाने के साथ ही उन सभी ने क्रॉस के ऊपर अटैक कर दिया था। उनमें से एक बैंडिट अपने एक्स के साथ क्रॉस पर अटैक करते हुए बोलता है, बच्चे, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे अटैक को रोक पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम आज मरोगे। उसकी बात को सुनकर क्रॉस भी अपने शॉट को बाहर निकालते हुए बोलता है, क्या मैं तुम्हारे अटैक को रोक नहीं सकता? आखिर इससे तुम्हारा मतलब क्या है? ये बोलने के अगले ही पल क्रॉस उन सभी को गाजर मूली की तरह बहुत ही आराम से काटने लगता है, मतलब उसके लिए कुछ था ही नहीं। क्रॉस की ऐसी पावर को देखकर बैंडिट का लीडर चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम सभी को रोक सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं उनकी तरह कमजोर नहीं। मैं अपने एक्स का यूज करते हुए तुम्हें एक सिंगल ब्लॉक के अंदर मार डालूंगा, तो फिर तैयार हो जाओ। ये बोलने के साथ ही वो क्रॉस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन क्रॉस ने बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। वो क्रॉस के ऊपर और भी काफी सारे अटैक करता है, लेकिन क्रॉस ने उसके उन सभी अटैक को ब्लॉक कर लिया था। वो बैंडिट बोलता है, बच्चे, कब तक, आखिर तुम कब तक अपने इस घटिया ट्रिक का यूज करते हुए मेरे अटैक को रोकोगे? क्रॉस बोलता है, तुम मेरे ऊपर कितने भी अटैक क्यों ना करो, लेकिन अपने सिक्स सेंस का यूज करते हुए मैं उन सभी को रोक लूंगा, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। अब इस बात को सुनकर उस बैंडिट को गुस्सा आ चुका था। वो अटैक करते हुए सोचता है, अब मैं तुम्हारे ऊपर यूज करूंगा अपनी सीक्रेट टेक्निक। वो बोलता है, तो फिर बच्चे ठीक है, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मेरे इस अटैक के अंदर तुम मरने वाले हो। वो क्रॉस के ऊपर यूज करता है अपनी सीक्रेट टेक्निक पैंथम बैटल एक्स। ये एक ऐसा सीक्रेट टेक्निक है जिसमें लग रहा था कि वो सामने से अटैक करेगा, लेकिन उसका रियल अटैक तो पीछे से हो रहा था, मतलब वो अपने एक्स का यूज करते हुए क्रॉस के पीछे से अटैक करता है। हालांकि ऑफ कोर्स इन सब चीजों के बावजूद हमारे क्रॉस की आंखों में डर का कोई भी नामो निशान नहीं था। फिर इसके अगले ही पल हमें यहाँ पर सुनाई जाती है एक बहुत ही जोरदार चीख। क्रॉस ने यहाँ पर अपने इग्निस को एक्टिवेट कर दिया था
था वो गुस्से में बोलता है, ये टेक्निक तुमने अभी अभी ये सीक्रेट टेक्निक दिखाई, इसका मतलब तुम उस कुत्ते के डिसाइपल हो। और यहाँ पर क्रॉस किसके बारे में बात कर रहा है हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्रॉस जब टूर्नामेंट के लिए जा रहा था उसी समय उसके ऊपर कुछ बैंडिट्स अटैक करते हैं। हालांकि जब वो सभी लोग क्रॉस को डिफीट नहीं कर पाते तब उन सभी बैंडिट्स का लीडर वहां पर यूज करता है अपनी सीक्रेट टेक्निक को। इस टेक्निक को देखने के साथ ही क्रॉस को यहाँ पर किसी की याद आती है। वो गुस्से में अपने फ्लेम टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, तो तुम उस बुचल डॉग बेलोकिन के सर्वेंट हो। फिर इसके बाद हमें बुचल डॉग बेलोकिन के बारे में बताया जाता है, एक ऐसा मर्डरर जिसने व्हाइट डीमन बियांका के साथ मिलकर वर्ल्ड करप्शन को ज्वाइन किया था। उसने आगे चलकर सेटर्न के काफी सारे लोगों को मारा, लेकिन शार्लेट के हाथों उसकी डेथ हुई और यही रीजन था जिसकी वजह से बस एक झटके के अंदर शार्लेट पूरे एम्पायर के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो गई। लेकिन अभी इन सब चीजों के अंदर काफी द टाइम है, तो फिर आखिर उसका सर्वेंट वो इस लॉलेस जोन में आया क्यों? ये सब सोचने के बाद क्रॉस अपने फायर से उसके ऊपर अटैक करके उसे यहीं पर मार देता है और बोलता है कि मेरे ख्याल से ये सब काफी जल्दी हो रहा है, मुझे यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ लग रही है, लेकिन मुझे फिलहाल इन सभी चीजों को भूल जाना चाहिए। फिर वो कैरेज की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो फिर जल्दी चलो। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम इंपीरियल कैपिटल सिलान का सीन देखते हैं। फिलहाल क्रॉस आया है मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के अंदर रजिस्टर करने के लिए और यहाँ पर न केवल क्रॉस बल्कि उसी तरह के और भी काफी सारे लोग आए थे ताकि वो इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। यहीं पर हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कि सभी को देखते हुए बोल रही थी, सच में यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं, मुझे यकीन है कि मुझे इनमें कोई ना कोई इंटरेस्टिंग पर्सन तो मिल ही जाएगा। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये एफिनिया एम्पायर की 4th इंपीरियल प्रिंसेस है, क्योंकि हमारा क्रॉस फिलहाल एक दूसरे एम्पायर के अंदर आया है और ये लड़की इसी एम्पायर की 4th प्रिंसेस है। प्रिंसेस की नाइट उनसे बोलती है, प्रिंसेस अगर आप यहाँ पर खड़ी होकर इस तरह की बातें करेंगी तो शायद हिज मेजेस्टी को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा। 4th प्रिंसेस बोलती है, फादर के बारे में बात करना बंद करो, मुझे यहाँ पर उनके बारे में कोई भी बात नहीं करनी। वो नाइट बोलती है, लेडी सिसिल आप एक प्रिंसेस हैं तो प्लीज प्रिंसेस की तरह बिहेव करिए। फिर इसके बाद हमें प्रिंसेस सिसिल के बारे में कुछ और बातें बताई जाती हैं, जैसे कि ये एम्परर की सबसे छोटी बेटी है। सिसिल एफेनिया 7 की उम्र में ही ये काफी इंटेलिजेंट थी, ये हर एक सवाल को काफी आसानी से हल कर लेती थी और इन्हें हिस्ट्री की भी काफी अच्छी नॉलेज थी। और अगर इनके ऐसे टैलेंट के बारे में एम्परर को बताया जाता तो फिर ये इंपीरियल कैंडिडेट बन जाती, और अगर ये इंपीरियल कैंडिडेट बनती इसका मतलब सिंहासन के लिए इन्हें अपने भाई बहन से फाइट करनी होती और ऑब्वियस सी बात है थ्रोन के लिए स्ट्रगल करते हुए ये मारी जाती। इसी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि ये सभी को मजबूर करेंगी ताकि कोई भी नई इंपीरियल कैंडिडेट ना बनाए, और अगर ऐसा हुआ इसका मतलब ये बिना किसी प्रॉब्लम के सरवाइव भी कर सकती हैं। उसी टाइम से लेडी सीसिया ने अपने टैलेंट को छुपाया और एक छोटे से बच्चे की तरह बिहेव करने लगी, एकदम ही शरारती की तरह। और बस कुछ दिनों के अंदर ही एल्डर्स को ये लगने लगा कि ये इंपीरियल कैंडिडेट बनने के लायक नहीं है, तो फिर उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी। हालांकि मैं लेडी सीसिल को काफी लंबे टाइम से देख रही हूँ और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि ये सारी चीजें एक नाटक के अलावा और कुछ भी नहीं, लेकिन आजकल ये सच में बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, एकदम एक छोटी बच्ची की तरह। यहाँ पर 4th प्रिंसेस क्रॉस को देखते हुए बोलती है, उस बच्चे को देखो, वो दिखने में सच में काफी इंटरेस्टिंग है। और हाँ, फिलहाल क्रॉस ने डैन फिलिंग के दिए हुए पोशन का यूज करते हुए अपने अपीयरेंस को चेंज कर रखा है। प्रिंसेस की नजर क्रॉस के कंधे पर बैठे कुएं के ऊपर पड़ती है, वो बोलती है, आखिर ये किस तरह का कुआं है? फिर इसके बाद प्रिंसेस क्रॉस को अच्छे से देखती है और बोलती है, इसका अपीयरेंस देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई विलन हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वेलहेम फैमिली से हो जो हमारे एम्पायर का सबसे बड़ा दुश्मन है? और हाँ, प्रिंसेस ने ऐसा क्यों कहा इसके बारे में तुम्हें इसी वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। प्रिंसेस की बात को सुनकर उनकी नाइट बोलती है, ये दिखने में सस्पिशियस लग रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वेलहेम फैमिली से है। प्रिंसेस बताती है कि तुम मेरे इंट्यूशन को अंडर एस्टिमेट मत करो और अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो फिर चलो मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ। ये बोलने के साथ ही प्रिंसेस सेकंड फ्लोर से जंप कर चुकी थी, जिसे देखने के साथ ही उनकी नाइट और बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे। नीचे आने के साथ ही प्रिंसेस भागते हुए बोलती है, लड़के तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को सबके सामने लाऊंगी। लेकिन भागते भागते प्रिंसेस का पैर किसी के पैरों में फंस जाता है और वो गिरने लगती हैं। लेकिन उनके गिरने से पहले ही क्रॉस ने उन्हें पकड़ लिया था। वो बोलता है, बच्ची तुम थोड़ा अच्छे से चलो, पहले पता करो तुम्हें कहाँ जाना है, उसके बाद भागना, ठीक है? ये बोलने के साथ ही हमारा क्रॉस यहाँ से निकल चुका था। क्रॉस की बातों को सुनकर प्रिंसेस सोच रही थी, ये बोलने का तरीका और ये एटीट्यूड, इसका मतलब तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि आखिर मैं हूँ कौन और मेरी आइडेंटिटी क्या है। दूसरी तरफ क्रॉस जो कि आगे बढ़ते हुए सोच रहा था, मेरा लक आखिर वो इतना बेकार कैसे हो सकता है? मैं दोबारा कभी प्रिंसेस से मिलने की उम्मीद नहीं कर रहा, मुझे इन सभी चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना। वो बोलता है, अब जबकि मैंने टूर्नामेंट के अंदर रजिस्टर कर लिया तो फिर अब मुझे रुकने के लिए कोई अच्छा सा प्लेस ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन जब वो होटल के अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि होटल पहले ही फुल था। वो दूसरे होटल के अंदर जाता है, वो भी फुल। फिर वो जब तीसरे होटल के अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि ये भी फुल है। वो परेशान होते हुए बोल रहा था, सच में कितना बेकार लक है, क्या मुझे आज बाहर ही सोना पड़ेगा? वो जब ये सोच रहा था उसी समय उसके पीछे से एक आवाज आती है, हे यंग मैन, आखिर तुम क्या ढूंढ रहे हो? ये बातें बोलने वाली एक ओल्ड लेडी थी जो कि स्माइल करते हुए क्रॉस को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करती हैं। वो
प्यार से स्माइल करते हुए बोलती है अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर पर रुक सकते हो, तुम्हें वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उस ओल्ड लेडी को देखकर क्रिम्सन बोलती है क्रॉस ये मुझे सस्पिशियस लग रही है, लेकिन क्रॉस को इन सभी चीजों से एक घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तुरंत उस ओल्ड लेडी के पास जाकर उनसे बोलता है क्या सच में अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। क्रॉस जब उस ओल्ड लेडी के पीछे पीछे जा रहा था तब क्रिम्सन बोलती है बच्चे क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं अजनबियों की सारी बातें मानकर उनका पीछा नहीं करते। क्रॉस बोलता है देखो मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, अपनी पास्ट लाइफ के अंदर बाहर सो सोकर मैं परेशान हो चुका हूँ और अब मैं बाहर नहीं रुकना चाहता। क्रिम्सन अपना मुंह फुलाते हुए बोलती है ठीक है बाहर में जाओ, मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी ही देर के अंदर क्रॉस उस ओल्ड लेडी के घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो ओल्ड लेडी क्रॉस से बोल रही थी सेकंड फ्लोर के लास्ट में एक रूम है, तुम उसका यूज कर सकते हो और तब तक मैं जा रही हूँ डिनर को प्रिपेयर करने के लिए, जब तैयार हो जाएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगी। क्रॉस बोलता है ठीक है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जब खुद को लकी समझते हुए आगे बढ़ रहा था तभी उसके सामने आती है एक लड़की जो कि कोई और नहीं बल्कि फोर्थ प्रिंसेस थी। वो बोलती है हे तुम तो वही हो ना जिससे मैं थोड़ी देर पहले मिली थी। फोर्थ प्रिंसेस को यहाँ पर देखने के साथ ही हमारे क्रॉस का मूड खराब हो चुका था क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि यहाँ पर उसे लाने की चाल फोर्थ प्रिंसेस की थी। क्रिम्सन हंसते हुए बोलती है देखा मैं तुमसे पहले ही कहा था ये एक ट्रेप है, तो जाओ अब मजे करो। क्रॉस यहाँ पर सोच रहा था अगर मेरी आइडेंटिटी से पता चल गई तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मुझे जल्दी से इसे इग्नोर करके अपने रूम में भाग जाना चाहिए ताकि इसे मेरे बारे में पता ना चल सके। लेकिन वो अपने रूम में जा पाता उससे पहले ही फोर्थ प्रिंसेस बोलती है सच में कितना अजीब है, एक क्यूट सी लड़की तुमसे बात करना चाहती है लेकिन तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कुछ और पसंद है। प्रिंसेस की बात को सुनकर क्रॉस को यहाँ पर डेनफिलिंग की याद आती है जिसे लड़के और लड़की दोनों पसंद हैं। वो बोलता है देखो ऐसी कोई भी बात नहीं, तुम बस मेरी टाइप की नहीं हो, इस दुनिया में कई सारे खूबसूरत लोग हैं और मैं तुम्हारे बजाय उन्हें चुनना ज्यादा पसंद करूंगा। प्रिंसेस पूछती है क्या खूबसूरत लोग, आखिर तुम्हारे नजर में वो कौन है। क्रॉस बोलता है देखो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। प्रिंसेस बोलती है सच में तुम जितने मिस्टीरियस देखते हो तुम उतने ही मिस्टीरियस हो। यहाँ पर क्रॉस का गुस्सा लगातार बढ़ते जा रहा था प्रिंसेस की सारी बातों को सुनकर। वो सेकंड फ्लोर से नीचे जाते हुए बोलता है मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, मेरा पीछा करने की हिम्मत मत करना। प्रिंसेस बोलती है मैं तुम्हारा पीछा नहीं करने वाली, वैसे कि हम दोनों एक साथ बैठकर डिनर करें। क्रॉस बोलता है मैंने कहा ना मुझे इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं, तो फिर मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। क्रॉस की इस बात को सुनने के साथ ही फोर्थ प्रिंसेस का टोन बदल चुका था। वो बोलती है क्या सच में तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम मुझसे इस तरह से एक्ट कर रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, तुम सैटर्न से आए हो। प्रिंसेस के मुंह से अपने किंगडम का नाम सुनकर हमारा क्रॉस बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था और घबरा भी चुका था। वो सोचता है कि बस बातचीत के अंदर ही से ये पता चल गया कि आखिरकार मैं कहाँ से हूँ, अगर मैंने और ज्यादा लंबे टाइम तक इससे बात की तो शायद मेरा पोल खुल जाएगा। वो बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रही हैं, वैसे डिनर तैयार हो चुका है तो फिर अब मुझे जाना होगा, मुझे माफ करिए। वैसे मेरे ख्याल से बच्चों को भी अपना डिनर करके सो जाना चाहिए। क्रॉस की बात को सुनकर प्रिंसेस गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रही थी आखिर तुम बच्चा किसे बोल रहे हो, मैं कोई भी बच्ची नहीं। यहाँ पर प्रिंसेस की गार्ड ये सोच रही थी कि नहीं आप बिल्कुल ही एक बच्ची हैं। वो पूछती है फोर्थ प्रिंसेस कि आपको सच में ऐसा लगता है कि वो सैटर्न से है। प्रिंसेस बताती है बिल्कुल, भले ही हम दोनों एम्पायर के बीच एक ही लैंग्वेज है लेकिन दोनों एम्पायर के बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। प्रिंसेस की नाइट बोलती है तो फिर क्या आपने उस बारीकी को नोटिस कर लिया। प्रिंसेस बोलती है हाँ बिल्कुल, हमें बताया जाता है कि प्रिंसेस किसी को भी एक बार देखकर उसे अच्छे से एनालाइज कर लेती है और उन्हें उसके बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। और हाँ ये प्रिंसेस की एबिलिटी है इनसाइट, जिसका यूज करते हुए वो किसी के भी अंदर देख सकती है, इसका सिंपल सा मतलब यही है। प्रिंसेस की बातों को सुनकर उनकी नाइट बोलती है तो फिर क्या हमें इसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए। प्रिंसेस बोलती है अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। वैसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या तुम एल्डर सिस्टर के बारे में कुछ भी पता चला। वो नाइट बताती है हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने प्रिडिक्ट किया था। थर्ड प्रिंसेस सिग्रीन एक साल पहले के मुकाबले अब बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। प्रिंसेस सोचती है हाँ तुमने सही कहा, वो नॉर्मल एल्डर सिस्टर की तरह नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा। प्रिंसेस बोलती है इसका मतलब मैंने जो सोचा था वो सही निकला, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो फिर फर्स्ट और सेकंड प्रिंस ये दोनों ही बहुत बड़े खतरे में हैं। अब इंपीरियल पैलेस के अंदर खून की बारी